वेलकम है दोस्तों आप सब लोगों का टेक एमएम पर एक बार फिर से। तो दोस्तों आपको पता ही कि मैं डिफरेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो लाता रहता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि इंडिया के अंदर जो सुपर कार्स है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी है। अगर हम कंपेयर करते हैं यूएस, दुबई या फिर अदर कंट्रीज से, तो वहाँ जो उनका प्राइस होता है इंडिया में आने के बाद 2 से 3 गुना ज़्यादा प्राइस जो है हम लोगों को पे करना पड़ता है उन गाड़ियों को लेने के लिए। तो प्राइसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है इंडिया के अंदर। तो क्या इसके पीछे रीजंस हैं कि आप सुपर कार इंडिया बाहर से इंपोर्ट करा सकते हैं, कैसे करा सकते हैं, उसके पीछे क्या रीजंस हैं, या इंडिया में ये गाड़ियाँ क्यों महंगी हैं, वो सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इससे आपके जो डाउट्स हैं वो आपके काफ़ी ज़्यादा क्लियर होंगे। तो इन फ्यूचर अगर आप भी कोई सुपर कार लेने वाले हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमें खाली GTA 5 में ही सुपर कार्स नहीं खरीदनी है। तो आप में से बहुत लोग होंगे जिनकी चाहत होगी कोई ना कोई गाड़ी की जो वो लेना चाहते हैं, ड्रीम कार, सुपर कार। पर जब भी वो प्राइस सुनते हैं इंडिया के अंदर तो सब सोचते हैं यार ऐसा क्यों है कि इंडिया में प्राइस से ज़्यादा है। तो उन्हीं विषयों को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपकी भी कोई ड्रीम कार है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और क्यों है तो वो भी बता देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ प्राइजेस जो है वो कंपेयर कराना चाहता हूं। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फोर्ड मस्टैंग की। तो इसका प्राइस जो यूएस में है $35,000 है, जो कि बनते हैं 27 से 28 लाख रुपए। बल्कि इंडिया में इस कार को बेचा जाता है फोर्ड के द्वारा तकरीबन 75 लाख रुपए। और जो मैं प्राइस बता रहा हूं ये आपको टैक्सेस के बिना, जो रोड टैक्स वगैरह है उनके बिना बता रहा हूं। तो आप समझ लो कि 75 लाख की गाड़ी हमें कितने की पड़ने वाली है इंडिया के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं पोर्श 911 की। ये दोनों ही इमेजेस जो आप देख रहे हैं ये पोर्श की वेबसाइट से ही ली गई हैं। तो यहाँ पर इन्हीं की वेबसाइट पर जो कार लिस्ट है वो $97,000 की है, जो इंडियन करेंसी में बनते हैं 75 से 80 लाख रुपए। बल्कि इस कार को इंडिया के अंदर बेचा जाता है 1,62 लाख रुपए। टैक्सेस वगैरह मिला लें तो 1,80-90 लाख तक ये गाड़ी चली जाएगी। अब दोस्तों अगर हम बात करें लैम्बोर्गिनी हरेकन की, तो इसका जो प्राइस है वो है $2,64,000, जो कि अगर बात करें इंडियन करेंसी में तकरीबन 2 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है। पर दोस्तों जब इसको इंडिया में बेचा जाता है तो इंडिया में इसका जो प्राइस है वो 3,22 लाख रुपए है, जो कि बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हम बात करते हैं निसान GTR की। इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो $1,13,540 है, जो बैठता है तकरीबन 86 लाख रुपए। बल्कि इंडिया में इसको बेचा जाता है 2,12 लाख रुपए का। उसके बाद हम बात करते हैं मैसेराटी ग्रांड टूरिज्मो स्पोर्ट की। काफ़ी फेमस गाड़ी है पर इस टाइम बंद कर दी गई है। पर इसका भी अगर हम प्राइस देखें तो $1,34,300 है जो इसका एक्चुअल प्राइस है, और जो बैठता है तकरीबन 1 करोड़ रुपए। पर अगर इंडिया में देखा जाए तो इस कार को बेचा जाता है 2,50 लाख रुपए का। तो दोस्तों यहाँ पर आपने डिफरेंसेस देखे कि कितने ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। हमने मस्टैंग के केस में देखा कि 3 गुना ज़्यादा प्राइस हम यहाँ पे पे कर रहे हैं, और कुछ केसेस में हमने देखा कि प्राइस जो है ऑलमोस्ट डबल है, कुछ में डबल से थोड़ा कम है या कुछ में डबल से थोड़ा ज़्यादा है। तो ये डिपेंड करता है गाड़ी की लेंथ पर, उसका इंजन कितना है और बाकी सब जो है कंडीशंस भी होती हैं। तो ऐसा क्यों है कि प्राइजेस इतने ज़्यादा हैं दोस्तों? इसके अंदर सबसे अहम बात है वो ये है कि इस तरह की जो प्रीमियम एंड लग्जरी आती है, सुपर लग्जरी कार्स में जो गाड़ियाँ आती हैं, इन पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा है। यानी कि आप देखिए तकरीबन कई केसेस में ये 200% से भी ज़्यादा चली जाती है। कुछ में 125% है, कुछ में 150, कुछ में 200 से ऊपर चली जाती है। डिफरेंट सिनेरियोज हैं इसके अंदर, मैं सारे डिस्कस करूंगा इस बारे में। तो यहाँ पे कोस्ट इसलिए हमें टैक्सेस वगैरह सब मिला के जो कोस्ट हमें डबल से भी ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिलती है। इवन ट्रिपल तक जो प्राइस है वो यहाँ पर चला जाता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह हम सोचते हैं कि यार फोर्ड मस्टैंग कितनी अच्छी गाड़ी है, एक सुपर कार, सुपर डुपर कार है। पर आप देखो यार उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, 27 से 28 लाख रुपए। जबकि बाकी जो हमारा पैसा जाता है सिर्फ सारा का सारा पैसा हमारा जो है यहाँ पर टैक्सेस में चला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात नहीं है कि हमें खैर सुपर कार ही महंगी मिलती हैं, बल्कि नॉर्मल कार भी जो है वो भी अगर हम कंपेयर करें उनका प्राइस भी, तो कई कार्स जो है उनके प्राइस हमें काफ़ी ज़्यादा हाई मिलते हैं इंडिया के अंदर, बिकॉज ऑफ इम्प्योर ड्यूटी कह सकते हैं उनके पार्ट्स के ऊपर, या फिर सेस भी इसके ऊपर एक रीज़न हो सकता है, एंड अदर टैक्सेस वगैरह जो इंडिया में इन गाड़ियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। अब ये क्यों है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों 60 साल पहले जो कानून बने थे इंडियन कार मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, उनकी वजह से ऐसा है। क्योंकि उस टाइम पर क्या था कि जो इंडियन ऑटो कंपनी थी वो खैर धीरे धीरे अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रही थी, बढ़ना स्टार्ट हुई थी। तो उस टाइम पर गवर्नमेंट ने ये किया कि लोग बाहर से गाड़ियाँ इंपोर्ट ना करें, इसलिए जो इंपोर्ट ड्यूटीज थी उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया, जिससे कि जो हमारी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है गाड़ियाँ उनको खरीद ज़्यादा जॉब बढ़े। तो इसलिए उनको बढ़ावा देने के लिए कंपनियों को जो है ये चीज़ की गई थी। पर दोस्तों अब इन
देखा जाए तो काफ़ी साल बीत चुके हैं और अब खैर हमारी जो कंपनीज हैं, बात देखेंगे टाटा हो गई, मारुति होगी, ये काफ़ी ज़्यादा, महिंद्रा हो गई, काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुकी हैं, पर अभी भी इन जो टैक्सेस हैं इनको यहाँ पर हटाया नहीं गया है। अब दोस्तों आपके मन में आ रहा होगा कि इंडिया के अंदर गाड़ियाँ अगर इतनी महंगी हैं तो हम बाहर से गाड़ियों को क्यों नहीं इंपोर्ट करा लें, क्योंकि वहाँ तो बहुत ज़्यादा सस्ती हैं। पर वेट करिए, इसके अंदर भी एक कानून आपके आड़े आता है। तो दोस्तों अगर आप कोई भी नई गाड़ी को बाहर से इंपोर्ट कराना चाहते हैं तो उसके ऊपर 125% 125% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा टैक्सेस लग जाते हैं जब आप किसी नई गाड़ी को बाहर से इंपोर्ट करा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट प्राइस डबल से भी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर कोई तुक नहीं बनता इंपोर्ट कराने का। उसके बाद अगर आप कोई पुरानी गाड़ी को इंपोर्ट कराना चाहते हैं तो उसके ऊपर 180 से 200% तक की इंपोर्ट ड्यूटी है, जो कि बहुत ज़्यादा है। उसके बाद भी जो एक्स्ट्रा टैक्सेस हैं वो आपको पड़ते हैं। तो इसके बाद आपको गाड़ी इतनी ज़्यादा महंगी पड़ जाएगी तो आप भूल कर भी गाड़ी को इंपोर्ट कराना नहीं चाहेंगे। उसके बाद अगर आप ये सारी चीज़ें भी कर लेते हैं, आप तैयार हैं पैसे को पे करने के लिए भी, फिर भी आप इंपोर्ट कराना चाहते हैं, तो इसके बाद भी कुछ कानून हैं, जैसे कि गाड़ी जो है वो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। यानी अगर गाड़ी 3 साल से ज़्यादा पुरानी होती है तो आप उस गाड़ी को इंपोर्ट नहीं करा सकते। दूसरा कि उसको राइट हैंड ड्रिवन होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो राइट हैंड ड्रिवन है। दूसरा रोड असिस्टेंस पेपर होने चाहिए, फिट होनी चाहिए पूरी तरीके से, स्पीडोमीटर में स्पीड किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए, फॉलो मी लाइट्स होनी चाहिए, गाड़ी पूरी तरह से मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के रूल्स पर खरी उतरनी चाहिए। और इसके बाद ये भी नियम है कि दोस्तों गाड़ी इंडिया के अंदर वो बैन नहीं होनी चाहिए। उसकी लेंथ कितनी है, प्राइस कितनी है, इंजन कितने सीसी का है, कौन सी गाड़ी इंपोर्ट हो सकती है, कौन सी नहीं, उसके साइज, इंजन टाइप और सीसी के हिसाब से भी टैक्स कम या फिर ज्यादा हो सकता है। और दोस्तों गाड़ी में फीचर ज्यादा होने से, उसके ऑटोमेटिक होने या ना होने से भी टैक्स के ऊपर जो है वो फर्क पड़ता है। अब दोस्तों अगर आप इन सारी चीजों को पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद आप अपनी गाड़ी को इंपोर्ट करा सकते हैं। पहले आपको वेरीफाई कराना होगा, सारे पेपर दिखाने होंगे हम इस गाड़ी को इंपोर्ट करा रहे हैं। उसके बाद इंडिया में आपके जो पोर्ट है उसके ऊपर गाड़ी आएगी, मेनली मुंबई पोर्ट पर आती हैं गाड़ियां, फिर वहां पर आपको इंपोर्ट ड्यूटी भरनी पड़ेगी, फिर आपका आरटीओ, इंश्योरेंस, अदर पेपर, टैक्स, पोल्यूशन, तब जाकर कहीं आपकी जो गाड़ी है वो रोड पर चल पाएगी। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप मान लीजिए 50 लाख की गाड़ी इंपोर्ट करा रहे हैं, आप सारे नॉर्म्स आपने सारे सही कर लिए, पेपर सही कर लिए और 50 लाख की गाड़ी आप इंडिया में इंपोर्ट करा रहे हैं, तो वो जो आपको इंडिया के अंदर पड़ती है वो 1.5 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की पड़ जाती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि कितनी महंगी आपको गाड़ी यहाँ पर पड़ जाती है अगर आप उसे इंपोर्ट कराना चाहते हैं। मतलब कि दोस्तों अगर टोटल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर गवर्नमेंट चाहती है कि आप गाड़ी किसी भी तरीके से इंपोर्ट ना करें। यहाँ पर इतने ज़्यादा टैक्सेस, इतने ज़्यादा सख्त रूल जो हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। पर यहाँ पर दोस्तों अगर आप एनआरआई हैं और आप इंडिया में शिफ्ट हो रहे हैं पूरी तरीके से, तो यहाँ पर आपको एक बेनिफिट मिलता है कि एक नॉर्म है जिसके तहत कि अगर आप गाड़ी जो अपनी है, जो आप फॉरेन में जिस कंट्री में थे, तो अपनी गाड़ी जो है आप इंपोर्ट करा सकते हैं, तो वहाँ पे आपको छूट मिल जाती है टैक्स से। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं वो काफ़ी कम है। तो इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के अंदर हों, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर जो ड्यूटी है उसको काफ़ी ज़्यादा कम रखा गया है। अब खैर दोस्तों आपके मन में ये बात आ रही होगी, आपने बहुत सारी गाड़ी ऐसी देखी होंगी जो कि लेफ्ट हैंड ड्रिवन है और काफ़ी ज़्यादा पुरानी भी है, उसके बावजूद इंडिया के अंदर इंपोर्ट हो जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनआरआई होने की वजह से कुछ छूट मिल सकते हैं, या फिर आप राजदूत हैं किसी देश के तो उनको कुछ छूटें मिल जाती हैं। उसके अलावा अगर आप अपनी गाड़ी को गिफ्ट कर रहे हैं किसी रिलीजियस प्लेस पर तो उसके अंदर छूट मिल जाती है। तो आपको ये पूरा व्हीकल एक्ट पढ़ना पड़ेगा, तो उसके अंदर कुछ छूटों का प्रावधान है जिसकी वजह से जो है गाड़ियाँ इस तरीके से भी इंपोर्ट हो जाती हैं और आपको छूट मिल जाती है। पर यहाँ पर एक और चीज़ भी होती है कि गाड़ी इनलीगल तरीके से भी इंपोर्ट होती है। कुछ लोग सेटिंग कर लेते हैं कस्टम से, तो गाड़ी को क्लियर करवा लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उस तरीके से भी कई चीज़ें होती हैं। तो अंडर द टेबल, अंडर द हिडन चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, पर इस तरह की चीज़ें होती हैं तभी तो खैर काफ़ी गाड़ियाँ आ जाती हैं। पर जो गाड़ी जब पकड़ी जाती है तब खैर उनको अपनी ड्यूटी वगैरह भरनी ही पड़ती है। तो आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि लोग बाहर से गाड़ी इंपोर्ट कराते हैं, उसके बाद कस्टम्स क्लियर नहीं करते हैं, किसी तरीके से सेटिंग करके गाड़ी निकलवा लेते हैं, फिर गाड़ी पकड़ी जाती है उसको लेने ही नहीं आते, चाहे वो गाड़ी कितनी भी महंगी क्यों ना हो। तो नॉर्मल सी बात है, 50 लाख की आपने गाड़ी इंपोर्ट कराई है, 10 लाख रुपये आपने ऊपर से ब्राइब दे दिया है या कुछ सेटिंग करके अपनी गाड़ी निकलवा ली है। उसके बाद जब गाड़ी आरटीओ में पकड़ी जाती है तो आपको 1 करोड़ का टैक्स भरना पड़ता है। तो ऑब्वियसली सी बात है, जब आपको उस गाड़ी के लिए 1 करोड़ का टैक्स भरना पड़ेगा तो उस 50 लाख की गाड़ी को लेने नहीं आओगे, चाहे वो मर्सिडीज की AMG है, कोई फरारी है या कोई भी गाड़ी है जो आपने बाहर से इंपोर्ट कराई है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आपने देखा होगा कई सिनेरियोज ऐसे देखोगे, लोग अपनी लैम्बो या इस तरह की गाड़ियों को छोड़ जाते हैं जिन्होंने बाहर से 1 करोड़ की इंपोर्ट कराई है, 10-20 लाख रुपए ऊपर से दिए और अब उनको 1.5 करोड़ रुपए उस पर भरना पड़ रहा है, तो वो उसे छुड़वाते ही नहीं है। तो नॉर्मल सी बात है, वो गाड़ियां पड़ी सड़ जाती हैं पर उन्हें कोई चलाता नहीं है। इनलीगल तरीके तो इनलीगल तरीके ही होते हैं, तो इस तरह के चक्रव्यूह में कभी नहीं फंसना चाहिए। अब दोस्तों आपने ये भी
देखा होगा कि काफ़ी सारी नई कंपनीज भी, कार कंपनीज भी इंडिया में आई हैं, पर वहाँ पर होता क्या है कि वो असेंबल तो इंडिया के अंदर कर रही हैं, पर उनके काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स जो हैं वो बाहर से आ रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जब पार्ट्स आप बाहर से मंगाते हैं तो उस पर भी इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह आपको काफ़ी पड़ जाती है, तो उनका भी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है अगर उन्हें कंपेयर करें दूसरी कंट्रीज़ की कार से। तो इंडिया के अंदर उनका जो प्राइसिंग है वो ज़्यादा महंगी हो जाती है। और मैं आपको जैसे पहले भी बताया कि फीचर्स गाड़ी के ऑटोमेटिक होने ना होने से भी टैक्स के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। गाड़ी ऑटोमेटिक है तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ज़्यादा फीचर है तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए कंपनीज क्या करती हैं कि काफ़ी सारे जो फीचर्स होते हैं उनको इंडिया की कई गाड़ियों से उनको हटा दिया जाता है, नहीं तो टैक्सेस होने की वजह से वो गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा इंडिया के अंदर महंगी हो जाती हैं। तो इस वजह से भी दोस्तों जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है गाड़ियों का। इसलिए जल्दी से बाहर की कोई भी कंपनी, चाहे उसका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इसके बावजूद इंडियन मैन्युफैक्चर के आगे वो टिक नहीं पाती। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, नो कंपटीशन मतलब नो प्रॉब्लम। अब दोस्तों चीज़ अच्छी है बुरी है, चाहे इंडियन कंपनीज कैसी भी गाड़ियाँ बना रही हैं, वो हमें कैसी भी गाड़ियाँ दे रही हैं, फीचर्स कम है ज़्यादा है, हमें लेना तो खैर उन्हीं से पड़ेगा। और अगर आप महंगे सेगमेंट में जाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे पैसे चुकाने पड़ेंगे। अब दोस्तों मेरी वीडियो यहाँ तक देखने के बाद आपके मन में यही बात आ रही होगी कि यार इंडियन गवर्नमेंट इतना ज़्यादा पैसा क्यों ले रही है, वो क्या बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहती है, मतलब वो क्यों नहीं कम कर देते टैक्स को, इतना ज़्यादा टैक्स क्यों है। तो इसके लिए हमें छोटी छोटी सी बातों को समझना पड़ेगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो इंडियन ऑटो सेक्टर है, मैं कार सेक्टर की बात नहीं कर रहा अभी, मैं फिर पूरे के पूरे ऑटो सेक्टर की बात कर रहा हूँ, इंडिया के ऑटो सेक्टर की। तो हमारी जीडीपी का तकरीबन 7% हिस्सा जो है वो ऑटो सेक्टर का है। तो आप देख सकते हैं जहाँ की जीडीपी का 7% हिस्सा जो है ऑटो सेक्टर से आता हो, वहाँ का कोई भी डिसीजन, छोटे से छोटा डिसीजन लेने से पहले जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा सोचेगी और साथ में कंसल्ट भी करेगी कंपनी से कि इसका क्या अच्छा और क्या बुरा प्रभाव जो है वो इंडिया के अंदर देखने को मिल सकता है। आपने 2019 में देखा ही होगा कि लास्ट में बहुत ज़्यादा स्लो डाउन जो है हमारी इंडस्ट्री में आया था, ऑटो इंडस्ट्री में आया था। अब यहाँ पर ये बात हो जाती है कि काफ़ी बड़ा रोल है इस इंडस्ट्री का इंडिया के अंदर। तो कोई भी छोटा से छोटा डिसीजन अगर कंपनी गवर्नमेंट लेती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझनी होंगी, तब जाके वो कोई स्टेप ले पाएंगे। तो दोस्तों इस बात को हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे मान लीजिए 30 से 35 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर या एंडेवर आती है और काफ़ी सारी गाड़ियां हैं जो 30 से 35 लाख रुपए की रेंज में हैं। तो अगर फोर्ड मस्टैंग को 30 से 35 लाख रुपए के अंडर में लॉन्च कर दिया जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग शायद ज़्यादा प्रेफर करेंगे फोर्ड मस्टैंग जैसी गाड़ी को लेना जो कि 30 से 35 लाख रुपए में आएगी। तो हमें यहाँ पर जो फॉर्च्यूनर और एंडेवर जो यहाँ पर बिक रही सेल जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मस्टैंग को खरीद रहे हैं। अब क्या होता है कि फॉर्च्यूनर एंडेवर अगर यहाँ बन रही है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ हो रही है, काफ़ी ज़्यादा यूनिट उसके बिक रहे हैं, तो फिर उनके यूनिट और ये उसकी बिक्री थोड़ी सी कम हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग कम होगी तो खैर गाड़ियाँ कम बनेंगी, कम बिकेंगी, उससे खैर ज़्यादा लोग उसको नहीं बनाएंगे, तो जॉब्स की जो है ना वो वहाँ पे शॉर्टेज हो जाएगी। जो लोग उस गाड़ी को क्रिएट कर रहे थे, बना रहे थे, उनकी ज़रूरत वहाँ पर नहीं रह जाएगी। तो अगर इसी तरह की सिमिलर काफ़ी सारे ब्रांड्स आ जाते हैं जो इंपोर्टेड गाड़ियाँ ही बिक रही हैं, हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चर हुई गाड़ियाँ नहीं बिक रही हैं और हमारी जो जीडीपी है उसमें उसका 7% हिस्सा है, तो क्या होगा आपको कि बहुत ज़्यादा स्लो डाउन आपको देखने को मिलेगा। लोग बहुत ज़्यादा नौकरियां खो सकते हैं और बहुत ज़्यादा जो पैसे का अंतर है वो देखने में यहाँ पर आ सकता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, एग्जांपल काफ़ी सारे हो सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम 10-12 लाख रुपए के सेगमेंट में देखें, 15-20 लाख रुपए के सेगमेंट में देखें, तो हमको बाहर बहुत सारी गाड़ियाँ अच्छी मिल जाती हैं, बहुत अच्छी मिल जाती हैं, बल्कि इंडिया में उनके प्राइसेस ज़्यादा हैं, पर उसके बावजूद जो है गवर्नमेंट यहाँ पर उनको अलाउ नहीं करती है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम कार्स की सेल की फिगर की बात करते हैं इंडिया के अंदर, तो तकरीबन 2018 में अगर हम बात करें तो 4.4 मिलियन, तकरीबन 44 लाख गाड़ियां पैसेंजर और कमर्शियल जो गाड़ियां थी कार्स में वो बिकी थी तकरीबन इंडिया में 2018 के अंदर। और 2019 में थोड़ा सा कम हो गया था क्योंकि स्लो डाउन था, तो तकरीबन 38 लाख गाड़ियां ही बिकी थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना बड़ा ह्यूज नंबर है यहाँ पर गाड़ियों की सेल का। तो और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लग्जरी सेगमेंट की, क्योंकि अलग अलग गाड़ियों में सेगमेंट होते हैं, बिल्कुल होता है नॉर्मल सेगमेंट होता है, फिर थोड़ा सा अपर लेवल होता है, फिर लग्जरी, प्रीमियम, मिड सेगमेंट, तो इस तरह के बहुत सारे सेगमेंट होते हैं। तो अगर हम सिर्फ लग्जरी कार्स की बात करते हैं, मर्सिडीज, BMW वगैरह 50 लाख के अंदर 70-80 लाख के अंदर गाड़ियों की अगर हम बात करते हैं, इस तरह की लग्जरी गाड़ियों की अगर हम बात करते हैं तो उनका जो बिक्री जो उनकी हुई थी, तो दोस्तों 2018 में तकरीबन 40,000 लग्जरी गाड़ियां बिकी थी और 2019 में आंकड़ा थोड़ा सा घट गया था, तो 35,500 से कुछ ज़्यादा गाड़ियां जो है लग्जरी गाड़ियां इंडिया के अंदर बिकी थी। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सुपर डुपर कार की, सुपर लग्जरी कार की, तो 2.5 करोड़ से ऊपर जब प्राइस जो है अप हो जाता है तो वो सुपर कार कैटेगरी में चली जाती हैं। तो उसकी जो गाड़ियों की अगर बिक्री की बात करें तो यहाँ पे अगर मैं 2018 की बात करूँ तो तकरीबन 315 गाड़ियाँ, सिर्फ 315 सुपर लग्जरी गाड़ियाँ जो है इंडिया के अंदर बिकी थी। तो आप सोच सकते हो
1.3 बिलियन लोग और सिर्फ एक साल में गाड़ी बिकती हैं, सुपर डुपर जो कार्स हैं वो बिकती हैं सिर्फ एंड सिर्फ 315। इसके अंदर डिफरेंट ब्रांड्स हैं, लाइक फरारी हो गई, लैम्बोर्गिनी हो गई और बाकी सारे जो ब्रांड्स हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 315 गाड़ियाँ एक साल के अंदर, और आई थिंक 2019 में आंकड़ा थोड़ा सा और भी घट गया था। और अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे लैम्बोर्गिनी आपको पता है कि इतनी ज़्यादा पसंद की जाती है इंडिया के अंदर, उसकी सेल्स की बात करें तो लैम्बोर्गिनी इंडिया ने 2018 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो तकरीबन सिर्फ 45 गाड़ियाँ ऑल ओवर द इंडिया, सिर्फ 45 गाड़ियाँ बेची थी। और 2019 में तकरीबन 52 गाड़ियाँ जो हैं वो इंडिया के अंदर बेची हैं। तो आप यहाँ पे नंबर देख सकते हैं कि 1.3 जो बिलियन पीपल के ऊपर जो नंबर है, कितने ज़्यादा कम लोग जो हैं इन कार्स को जो है खरीद रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा रेयर होती हैं, इसीलिए ये गाड़ियाँ इंडिया के अंदर हमें इतनी कम देखने को मिलती हैं और इसीलिए लोग जो है इन गाड़ियों को इतना ज़्यादा कम खरीदते हैं, क्योंकि इनका प्राइस जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है। अब दोस्तों आपके मन में ये आ रहा होगा कि गवर्नमेंट खैर बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर देखा जाए तो मुझे ये लगता है कि इस सेगमेंट की तरफ गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं दे रही है। क्योंकि अगर 315 गाड़ियाँ बिकती है और मान लेते हैं हम कि उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए का मार्जिन भी गवर्नमेंट ने टैक्स के रूप में कमाया है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 315 से तो ये बैठता है तकरीबन 475 या 500 करोड़ रुपए के आसपास। तो 500 करोड़ रुपए सुपर लग्जरी कार सेगमेंट में गवर्नमेंट के पास एक साल में आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता वो इतना ज़्यादा है। यानी गवर्नमेंट इस सेक्टर से मुझे नहीं लगता कि पैसा कमाने के मूड में है किसी भी तरीके से। वो चाहती तो काफ़ी ज़्यादा डिसीजन इसके ऊपर लेकर बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। 500 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं है। अगर हमने मैंने एक एवरेज लगाई है खाली 315 गाड़ियों के ऊपर, और खैर बाकी गाड़ियों के ऊपर तो खैर अलग चीज़ है, बाकी हमने लग्जरी सेगमेंट नहीं लिया, बाकी सेगमेंट नहीं लिया, हम सिर्फ इस जो सुपर लग्जरी कार का सेगमेंट है उसकी बात कर रहे हैं। तो 500 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं है गवर्नमेंट के लिए। अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर से ड्यूटीज घटाती है तो जैसे ही प्राइस कम होता है तो डिमांड जो है चीज़ों की बढ़ जाती है, और अगर इनकी ड्यूटीज घटाई जाती हैं तो मैं डेफिनेटली ये चीज़ देखने को मिलेगी कि जो गाड़ियों की बिक्री है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इससे अगर नंबर ऑफ क्वांटिटी वॉल्यूम बढ़ता है और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में अगर गाड़ियाँ सेल होती हैं तो गवर्नमेंट का जो फिगर है, जो रेवेन्यू फिगर है, उसके ऊपर भी असर पड़ता है। और खैर गवर्नमेंट कम टैक्सेस रखकर ज़्यादा गाड़ियों की बिक्री को बढ़ावा देकर ज़्यादा मनी कमा सकती है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी इतनी ज़्यादा कम बिक रही है तो इस हिसाब से जो गवर्नमेंट है उसको भी यहाँ पे मुनाफा नहीं हो रहा। तो यहाँ पर ये बात तो टोटली क्लियर हो जाती है कि गवर्नमेंट को यहाँ से कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा रही है। जिस तरह हमें लगता है कि यार इतनी ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं, इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट तो पता नहीं कितना पैसा ले रही है, तो यहाँ पे अगर हम फिगर्स को देखें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नथिंग यार। और ज़्यादातर लोग बाहर से जो है इन गाड़ियों को इंपोर्ट इतना नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो बड़े बड़े ब्रांड ऑलरेडी अवेलेबल हो गए हैं और यहाँ पर जो उनका जो प्राइसिंग है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलरली पड़ जाता है जितने की गाड़ी आप इंपोर्ट कराएंगे। तो डेफिनेटली बात है, आप गाड़ी को इंपोर्ट क्यों कराएंगे? आप तभी कराएंगे या तो बिल्कुल ही इंडिया के अंदर नहीं है, या फिर आप बहुत ज़्यादा रिच हैं और आपको इससे फर्क नहीं पड़ता कि खैर गाड़ी कितने की है। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर तो खैर यही लगता है कि गवर्नमेंट जो है मैन्युफैक्चरिंग, हमारी जो ऑटो इंडस्ट्री है उसको जो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना चाहती है, ऑलरेडी सपोर्ट करती रही है। तो वो नहीं चाहती कि कोई इस तरह बाहर की जो कंपनीज आकर यहाँ पर ज़्यादा कंपटीशन दें, जिससे कि खैर एक तरह का जो बिक्री है उसमें कमी देखने को आए। जो हमारी खुद की गाड़ियाँ हैं, जो हमारा खुद का मार्केट है, उसको यहाँ पे इफेक्ट हो। तो इसलिए गवर्नमेंट बहुत सोच समझ के यहाँ पर स्टेप लेती है। अब यहाँ पर दोस्तों देखने वाली बात है, जो मुझे लगता है पर्सनली, कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो कि रिच जो सुपर लग्जरी गाड़ियों का सेगमेंट है, उसकी मार्केट पूरी तरह से यहाँ पर श्रिंक हो गई है। यहाँ पर बिल्कुल मार्केट ही नहीं है उसका। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि अगर यहाँ कोई भी मार्केट अगर बूम होता है किसी भी इंडस्ट्री में चाहे हो, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो ओपन होते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ओपन होती हैं। पर यहाँ पर देखा जाए तो इंडिया के अंदर सुपर कार्स का जो मार्केट है वो है तो बहुत ज़्यादा, लोगों ने पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हैं, बट यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शंस होने की वजह से यहाँ पर जो मार्केट है उसका पूरी तरीके से श्रिंक हो गया है। और यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि गवर्नमेंट के मन में ये चीज़ है कि हमारी जो वो सुपर लग्जरी कार पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस मानता हूँ कि उसको अगर हम कम करते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। पर इंडिया में दोस्तों ये देखा गया है कि यहाँ पर ज़्यादा महंगी गाड़ियों की बिक्री इतनी ज़्यादा नहीं होती है। यहाँ पर जो ज़्यादा गाड़ियों की सेल है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो सस्ती गाड़ियाँ होती हैं, जो अंडर 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, उन वाली गाड़ियों की सेल जो है वो ज़्यादा देखी गई है बनिस्बत जो 1-1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी होती है। जैसे कि मैंने आपको फिगर बताया लग्जरी कार का, तो तकरीबन 40 से 35 हज़ार गाड़ियाँ बिकी हैं एक साल के अंदर। तो जो फिगर है बहुत ज़्यादा कम है। और जो सुपर डुपर कार का मैंने आपको फिगर बताया वो 315 का है। अब यहाँ पे अगर कम देखा जाए कि कंपटीशन की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि जो सुपर लग्जरी कैटेगरी है वो किसी तरह से जो हमारा सबसे बड़ा मार्केट है, जो प्राइस सेगमेंट मार्केट है गाड़ियों का 10 से 20 लाख रुपए वाला, उसको कहीं पर टक्कर दे सकती है। क्योंकि
अगर देखा जाए तो नॉर्मल सी बात है यार कि 10 से 20 लाख वाली जो गाड़ी है ना, उसका 1 से 1.5 करोड़ वाली गाड़ी से कोई कंपटीशन नहीं होता, कोई कंपटीशन ही नहीं है। जिसका बजट 10 to 20 लाख है वो उसी बजट के अंदर खरीदेगा, जिसका बजट 1 करोड़ to 1.5 करोड़ है वो उसी गाड़ी को खरीदेगा। तो यहाँ पे कंपटीशन नहीं है कोई भी, और इंडिया के अंदर बहुत कम लोग हैं जो खैर इस सेगमेंट में गाड़ियाँ जो है वो लेना चाहते हैं। इवन मैं कहूँ कि आपको तो हमारे पास 30 से 35 लाख वाला सेगमेंट भी है, वो भी बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे होता क्या है, हो क्या रहा है दोस्तों कि एक बहुत बड़ा जो सुपर मार्केट है, जो सुपर कार्स का मार्केट है, वो इंडिया के अंदर श्रिंक हो रहा है, जबकि लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारा आज भी मैं जब देखता हूँ नेट के ऊपर बहुत वीडियोस होती हैं सुपर कार्स की, तो मतलब एकदम था यूथ ना एकदम क्रेजी हो जाता है यार, सुपर कार देखी हमने, मस्टैंग देखी, ये देखा, फरारी देखी, तो हम एक तरह से हाइप हो जाते हैं। क्योंकि हमारी जो रोड्स पे है ना, इन गाड़ियों की मतलब इतनी गाड़ियों के पे इतनी ज़्यादा दिखती नहीं है ये गाड़ियाँ, तो हमें लगता है ये बहुत ज़्यादा सुपर डुपर गाड़ियाँ हैं। और जब गाड़ियों का ये इतनी ज़्यादा महंगी है तो हमें लगता है यार हम लोग तो खैर इनको अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ये तो बहुत सुपर डुपर एंड रिच लोगों की ही बस की बात है। तो खैर दोस्तों, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि अब जो हमारी ऑटो इंडस्ट्री है वो ऑलरेडी काफ़ी स्टैब्लिश हो चुकी है। हालांकि काफ़ी स्लो डाउन पीछे हमें देखने को मिला था, पर खैर स्लो डाउन तो किसी भी मार्केट में आते जाते रहते हैं, पर गवर्नमेंट को अब चाहिए कि वो लग्जरी सेगमेंट और खैर सुपर कार सेगमेंट के अंदर जो प्राइजेस हैं, जो उनकी इंपोर्ट ड्यूटीज हैं, उनको कम करे। तो खैर दोस्तों, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो कार इंडस्ट्री है, ऑटो इंडस्ट्री है, वो काफ़ी स्टेबल हो गई है। यहाँ पे मैं सिर्फ कार इंडस्ट्री की चलिए बात करता हूँ, तो वो भी अभी काफ़ी स्टेबल है। हालांकि स्लो डाउन तो खैर आते जाते रहते हैं, बट यहाँ पर गवर्नमेंट को एक चीज़ चाहिए कि ये कानून काफ़ी समय पहले बने थे, जब इंडिया में जो कंपनीज है वो काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी, पर इस टाइम पर ऐसा नहीं है। तो अब हमारा जो यूथ है, हमारे जो आने वाली जनरेशन हैं, वो इन जो सुपर लग्जरी कार हो गई, जो लग्जरी कार हो गई, वो वहाँ तक अपनी पहुँच बनाना चाहते हैं, बट वो किसी भी तरीके से नहीं बना पा रहे, क्योंकि इनके जो प्राइजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई है। वो इस टेक्नोलॉजी को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इन चीज़ों को नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनके प्राइजेस बहुत ज़्यादा अप हैं। तो गवर्नमेंट को खैर इनके जो टैक्सेस हैं वो 100% से 20 to 25% एटलीस्ट करने चाहिए। तो इससे होगा क्या कि अगर प्राइजेस कम होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उनको खरीदेंगे। अगर मान लीजिए 315 गाड़ियाँ बिक रही हैं, मे बी वो 2 से 3 हज़ार गाड़ियाँ बिकने लगें, क्योंकि उनके प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको लेना चाहते हैं, जो कैपेबल हैं लेने के, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह हैं वो भी लेना चाहते हैं, पर जब वो भी देखते हैं कि यार 1 करोड़ की गाड़ी में 4 करोड़ में मिल रही है, तो वो भी थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं उस चीज़ से। पर 1 से 1.5 करोड़ रुपए में जब वही चीज़ वो देखेंगे कि चीज़ आ गई है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको खरीदना चाहेंगे। तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं, सेल्स हैं, वो उनकी बढ़ेंगी। और अगर 2 से 3 हज़ार गाड़ियाँ बिकती हैं, और अगर हम उसे 25% भी वहाँ पे 20% पे गवर्नमेंट ले रही है, फिर भी उनका जो रेवेन्यू है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। आप अपनी मैथमेटिक्स करके देख लीजिए, वो डेफिनेटली जो है जो गवर्नमेंट है इससे जो 500 करोड़ कमा रही है उससे तो खैर ज़्यादा ही कमाएगी। तकरीबन मे बी वो 700-800 करोड़ हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो टैक्सेस ऑलरेडी कम हो गए, 100 to 200% या 25% हो गए। गाड़ियाँ ज़्यादा बिक रही हैं पर रेवेन्यू कम आ रहा है। अब आप लोग कहेंगे कि खैर रेवेन्यू, जब गवर्नमेंट सिर्फ 315 गाड़ियाँ बेचकर 500 करोड़ कमा रही है, तो वो 3000 या 2,500 गाड़ियाँ बेचकर 700 से 800 करोड़ कमा रही है, तो वो ऐसा क्यों करेगी? दोस्तों, इससे होगा क्या कि गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि अगर इस तरह की गाड़ियाँ जो हैं इंपोर्ट होंगी ज़्यादा, और इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको फ़र्क पड़ेगा। और पर तो वो गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पर वो कंपनियां जैसे लैम्बोर्गिनी हो गई, फरारी हो गई, अगर वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करें तो गवर्नमेंट उनको ज़रूर सपोर्ट करेगी। पर यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि गाड़ियों के प्राइसेस अगर अप रहेंगे तो और गाड़ियाँ कम बिकेंगी, तो वो कंपनीज यहाँ पर अपने प्लांट क्यों लगाना चाहेंगी? डेफिनेटली बात है, अगर कोई सिर्फ 45 गाड़ी एक साल के अंदर अपनी बेच रहा है, वो अपना प्लांट इंडिया में क्यों लगाएगा? कोई लॉजिक नहीं है जब तक उसकी सेल इंक्रीज़ नहीं होती। और यहाँ पर सेल इंक्रीज़ क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। तो गवर्नमेंट को मैं ये मानता हूँ कि 2 से 3 साल का एक पीरियड लेना चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट को टैक्सेस बहुत ज़्यादा कम कर देने चाहिए, और कंपनीज को कहना चाहिए कि हम आपको ये टाइम पीरियड देते हैं 2 से 3 साल का, हम अपने टैक्सेस को रिड्यूस कर रहे हैं। तो अगर आपकी सेल जो है इंक्रीज होती है 2 से 3 साल के अंदर, ज़्यादा बढ़ती है, तो 3 साल बाद जो है आपको अपने प्लांट जो हैं उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पर स्टार्ट करनी पड़ेगी, और गवर्नमेंट अपना रिबेट वगैरह देगी, जो भी अपनी जो सब्सिडी वगैरह उनको देगी। तो इससे होगा क्या कि वो कंपनी सब धीरे धीरे अपने जो प्लांट है, अपने जो बिकने वाली उनकी गाड़ियाँ, क्योंकि अगर ज़्यादा गाड़ियाँ बिकेंगी तभी तो खैर कंपनी भी सोचेगी ना हम क्यों इंपोर्ट करें, हम यहीं पर उनको मैन्युफैक्चर करते हैं ना। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगी। वो कंपनीज यहाँ पे अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाएंगी, हमारे यहाँ के लोगों को हायर करेंगी, R&Ds होंगी, चीज़ें होंगी, लोग वहाँ पे काम करेंगे, देखेंगे कैसे चीज़ें चल रही हैं, कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं, तो हमारे यहाँ के लोग भी और ज़्यादा उस चीज़ को सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। और इस तरह की जो लग्जरी प्रोडक्ट हैं, एक तरह से जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, वो भी हमें यहाँ पर इंडिया में देखने को मिलेंगे। इससे कंपटीशन भी थोड़ा सा जनरेट होगा, और जो हमारी खुद की जो इंडस्ट्री है उसको भी थोड़ा बढ़ावा मिलेगा कि वो भी एक नए से नए कॉन्सेप्ट जो है अपनी
गाड़ियों के अंदर लेकर आएँ और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म जो हमें यहाँ पे मिलेगा। और हमें देखने को मिलेगा जब कंपटीशन क्रिएट होता है तो कहीं ना कहीं जो मार्जिन हैं ना दोस्तों वो भी काफ़ी कम होते हैं। तो अगर डीलर्स का मार्जिन कम होता है, कार्स का मार्जिन उनका कंपनी का थोड़ा कम होता है, तो एट द लास्ट ना कस्टमर को, कंज्यूमर को ही उससे फ़ायदा होता है। तो इसका कोई ना कोई समाधान या कोई ना कोई चीज़ जो है निकल कर सामने आनी चाहिए, नहीं तो इस तरह की चीज़ें जो है ना हम सब लोगों के लिए एक सपना बन के रह जाएगी। खैर दोस्तों, यहाँ पर मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है इस वीडियो को बनाने का कि मेरे को कोई सुपर कार लेने वाला हूँ मैं, यहाँ पे कुछ ऐसा, तो मैं कुछ ऐसा नहीं करने वाला हूँ। पर यार मैं चाहता हूँ ये चीज़ें कॉमन हो जो कि सब कंट्रीज़ के अंदर हो रहा है। यार हम लोगों को भी उतना ही हक है जितना कि बाकी लोगों के ऊपर है। तो गवर्नमेंट को उसका पूरी तरीके से एनालाइज करना चाहिए कि क्या इफेक्ट पड़ सकता है और क्या इफेक्ट नहीं पड़ सकता है। मुझे नहीं लगता कि उनका टैक्सेस घटाने पर यहाँ की जो इंडस्ट्री है उससे फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि यार जिसको 10, 20, 30 लाख वाली खरीदनी है वो वही खरीदेगा, वो 1.5 करोड़ वाले सेगमेंट पर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर जो कंपटीशन है ना वो यहाँ पे जो गवर्नमेंट सोच रही है, मुझे नहीं लगता वो इतना ज़्यादा है, वो इतना ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है। तो खैर दोस्तों, यही रीज़न था इस वीडियो को बनाने का कि मैं आपको बताना चाहता था कि सुपर कार्स इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा महंगी क्यों है। तो खैर अब आप में से जो भी लोग GTR या फिर फरारी या फिर लैम्बोर्गिनी लेना चाहते हैं तो वो आप देख लीजिएगा अपने प्राइजेस और इंडिया में कंपेयर कर लेना एक बार उनको, और उसके बाद दुआ करना कि गवर्नमेंट इनके जो प्राइजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम करे, तो इन फ्यूचर जब आप अपनी गाड़ी लेने जा रहे होंगे तो आपको इतनी ज़्यादा जो कीमत है ना वो ना चुकानी पड़े। तो अपनी फेवरेट गाड़ियाँ कौन कौन सी हैं मुझे बताना ज़रूर। अगर वीडियो का टॉपिक जो है डिफरेंट लगा है आपको थोड़ा सा, तो आई एम वेरी सॉरी, मेरी कुछ वीडियोस काफ़ी डिफरेंट होती हैं। और अगर आपके पास भी कुछ सजेशंस हो अच्छे तो आप मुझे दे सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो खैर स्टे होम, सेफ रहना, और खैर दोस्तों जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।